हेलो, माय नेम इज़ अश्वनी शर्मा और ये आपका डे 24 है कंसिस्टेंट स्टडी का। आज की इस वीडियो के दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, आपको आज का अपना लाइफ पर्पस मिलेगा और दूसरा, आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज़ थी जो कि आपने पोस्ट की थी कमेंट में, तो उन सबको मैं एड्रेस करूँगा। काफ़ी क्वेरीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ये जो आपके लाइफ पर्पस हैं, इनका मकसद ये है कि आप लोगों का टाइम सेव करना। नॉर्मली सिर्फ टेक्निकल ही कोई भी ब्रांच का हो, 6 महीने आपको लग जाते हैं और 6 महीने ये वो ऐसे होते हैं, इसमें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सुबह से शाम तक क्लासेस करोगे, तब जाके 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। और फिर 6 महीने के अगले दिन आपका अगर जो टेस्ट ले लिया जाए या 1 महीना दे भी दिया जाए आपको प्रिपरेशन के लिए, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इन टास्क की मदद से मैं आपके सामने अगले 45वें दिन तक मैं आपके सामने हर एक वो इम्पोर्टेंट चीज़ रख दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिसके हाईएस्ट चांस हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के। अगर ये डे 45 को आपने बहुत सीरियसली फॉलो कर लिया तो 100% चांस है। इवन आप 50% भी आपने इसको फॉलो कर लिया ना, तब भी 100% चांस है कि प्रीलिम्स बहुत आराम से क्लियर कर दोगे। जिस दिन आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने दोस्तों से कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आप एग्ज़ाम दे के घर आओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे और आपके अंदर से इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप उसी दिन से मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो इतना कॉन्फिडेंस 100% आप लोगों के अंदर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इन टास्क को एज अ लाइफ पर्पस अपना समझना है। सुबह जब आपको ये टास्क मिले तो बस सुबह से लेकर शाम तक आपको सिर्फ अपनी लाइफ का एक मकसद बना देना है कि ये टास्क को मुझे कंप्लीट करना है। डेली जो मेरे पास टास्क मुझे मिलेगा उसको मुझे कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ इतना भी कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक एक सवाल होता है, बहुत कॉमन सा सवाल होता है बच्चों का कि मैं क्या कर लूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें कुछ ऐसा मिलता ही नहीं है कि वो बस सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मैं क्या कर लूँ, भले ही कितनी किताबें मेरे सामने रख दो, मुझे बस बता दो कि अगर मैंने ये कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। वो टीचर से पूछते हैं, टीचर को बोलते हैं कि आप हमें लिख के दो ये चीज़ कि ये करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। ये तो 45 दिन हो गए, टोटल 90 दिन तक चलेगा ये। ठीक है, 90 से ज़्यादा भी, कुछ बूस्टर क्लासेस भी मैं आपके लूँगा। 50% भी फॉलो कर लोगे अच्छे से तब भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आपका टाइम वेस्ट मैं इससे बचा रहा हूँ। जैसे आज मैं आपको टास्क दूंगा, रोज़ मैं आपको टास्क देता हूँ, तो रोज़ आपको महसूस होता होगा कि शायद जो मैं टास्क आपको दे रहा हूँ, अगर आप उसको खुद से पढ़ते उस चैप्टर को, तो शायद आप अपना 2 दिन या 3 दिन लगा देते उसमें। जैसे कि आज आरसीसी का मैं आपको टास्क दूंगा, चलो आगे टास्क दूंगा मैं तो बात बताता हूँ इस चीज़ की। तो मैं सिर्फ वही चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ जो ज़रूरी है। साथ में आप लोग फुल टेस्ट अटैम्प्ट करते हो बिल्कुल आखिरी में पेपर से कुछ टाइम पहले, जो कि कॉन्फिडेंस को गिराता है, बढ़ाता नहीं है। मैं आपको अभी से आदत डलवा रहा हूँ कि आपको फुल टेस्ट देना है। हर हफ्ते बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। जो बच्चा एक दिन भी पढ़ा है, जिसने भी बिगिनर है वो भी टेस्ट दे रहा है, उसके 40 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर भी आ रहे हैं, तब भी भली डिमोटिवेशन है उसे, लेकिन उसे एक आदत हो रही है कि हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं की थी, तब भी मैं 30-40 नंबर लेके आ गया। जब 20 दिन 25 दिन पढ़ाई कर लूँगा तब तो कुछ अलग ही बात होगी। तो ये ओवरऑल पर्पज़ है इन टास्क का, आपकी कंसिस्टेंट पढ़ाई। पहला, आपकी कंसिस्टेंट पढ़ाई हो, क्योंकि बिना कंसिस्टेंट पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। एक दिन पढ़ लोगे 10 घंटे 12 घंटे, अगले दिन पढ़ लोगे, उससे अगले दिन पढ़ लोगे, लेकिन जो 90 दिन तक पढ़ाई करेगा लगातार उसका ही सिलेक्शन होगा। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो टाइम ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन उनके अंदर लगन है कि सिलेक्शन चाहिए, तो 4-4 5-5 घंटे भी अगर डेली पढ़ेंगे तब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उनका नहीं होगा जो आते हैं, बूम करते हैं और कुछ शुरू के 5-6 दिन पढ़ाई करके फिर बस स्लो डाउन हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। फिर आते हैं कुछ 1-2 हफ्ते बाद, उनका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए पढ़ाई में। भले ही आप थोड़ा कम पढ़ रहे हो लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ रहे हो तो हो जाती हैं चीज़ें। पहला, कंसिस्टेंट पढ़ाई। अब कंसिस्टेंट पढ़ाई से भी आप ये 6 महीने लगातार करोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको टू द पॉइंट, स्पून फीडिंग जिसे कहते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर को, इसके ये पेजेस पढ़ लेना, इस चैप्टर के ये चीज़ें छोड़ देना, बहुत लेंदी है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा।
ये आपको शायद नहीं पता होगा जो बिगिनर है, क्योंकि उन्होंने कम एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे पता है क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ आपको पढ़नी है। तो ये आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग मिल रहा है। इन वीडियोस को एज अ गिफ्ट लो और इनको डेली फॉलो करो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, कोई टीचर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कर लोगे 100% सिलेक्शन है। तो आज के टास्क से स्टार्ट करते हैं। आज आपको हिस्ट्री में जो पुराने बच्चे हैं जो डेली यहाँ पे टास्क कर रहे हैं उनको पता है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जितने भी टास्क मैं देता हूँ वो सभी के सभी, उन सभी के नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, द सिविल बंदा। यह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा या फिर पिंड कमेंट, जो कि पहला कमेंट होता है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये 3 जगह से आप ये सभी नोट्स ले सकते हो। मैं जिस तरह से दे रहा हूँ उस तरह से आपको करना होगा। अगर आपको अपने नोट से पढ़ना है तो इन नोट से वेरीफाई कर लेना कि मैंने टास्क क्या दिया है। अगर पेजेस की फॉर्म में दिया है, आप अपने नोट से पढ़ सकते हो। ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको गांधीयन फेज से जलियांवाला बाग तक पढ़ना है। पेज नंबर 65, 66 और 67 आपको करना है सौरभ पांडे सर के नोट से, जो कि मैंने अवेलेबल कराए हैं। आपके पास कोई भी सौरभ पांडे सर के नोट्स हो सकते हैं, लूसेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप उससे पढ़ सकते हो। फ्री हो आप किसी भी बुक से पढ़ने के लिए, लेकिन आप जो टास्क होगा आप इसके हिसाब से ले सकते हो। ठीक है। ज्योग्राफी में आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत बार मैं रिवाइज़ करा चुका हूँ, और मैं रिवीजन कराने का मतलब ही ये है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, इसके अंदर इतने सारी रिवर्स हैं, उनके नाम याद करना भी बहुत ज़रूरी है। भूल जाते हैं बहुत जल्दी अगर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो इसलिए रिवीजन ज़्यादा करोगे। अगर ज़्यादा फैक्ट्स हैं तो ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, उसी तरह से चीज़ें याद रहेंगी। तो इसलिए आज आपको ड्रेनेज सिस्टम जितना भी है, इंदस रिवर का है, ठीक है, ईस्टर्न फ्लो, वेस्टर्न फ्लो, सभी रिवर्स को दोबारा से पढ़ना है, रिवाइज करना है। बहुत बार करा चुका हूँ रिवीजन, एक बार और करना है। पॉलिटी के अंदर आपको बिल्स पढ़ने हैं, तीनों, ऑर्डिनरी, मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार के करंट अफेयर में भी काफ़ी पूछे जाने के चांसेस होंगे किसी ना किसी शिफ्ट में, तो ये तीनों आप अच्छे से पढ़ लेना बिल्स। ये आपको पेज नंबर 54, 55 और 56 में मिल जाएंगे, जो कि मैंने अवेलेबल करा रखे हैं आप लोगों को नोट्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आज रिवीजन रहेगा। इसके अंदर आप टॉप 100 क्वेश्चन करोगे ब्लैक बुक से, और ब्लैक बुक फिर से मिल जाएगी आपको कमेंट सेक्शन में। रीजनिंग में आपको आज वर्ड अरेंजमेंट, एज, सीरीज, नॉन वर्बल, काउंटिंग ऑफ फिगर एंड डाइस, इन 5 टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं। मिनिमम 10 क्वेश्चन करने हैं हर टॉपिक से। ये आपको पिनेकल की बुक से आप कर सकते हो, ये भी अवेलेबल करा रखी है मैंने आपको, तो इस बुक से कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो। जो डीडीए की भी तैयारी कर रहे हैं तो एप्टी में आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज, इन 5 टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। टेक्निकल पे आते हैं। अब जो मैं 5 मिनट पहले आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि अगर आप खुद से अपने हिसाब से चीज़ें करोगे, तो आप इवन आरसीसी पढ़ने स्टार्ट करोगे, तो आप सिर्फ एलएसएम के चैप्टर में ही उसको कंप्लीट करने में, कि हाँ बिल्कुल डेप्थ में जाके उसको मैं सीखूंगा, उसके अंदर डिज़ाइन सीखूंगा, बीम डिज़ाइन सीखूंगा, डबली सीखूंगा, और इन फोर्स भी आ जाए तो भी मुझे डिज़ाइन करना है। तो बात यह है कि आप सीख तो लोगे, ज्ञान आ जाएगा आपके अंदर, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा। मेन बात यह है कि आप सिलेक्शन लो। इवन ये समझो कि अगर आप सिलेक्शन हो गया, आप सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट हो गए, तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तब भी आप साइट पे जाके जब चीज़ें सामने से देखोगे, उससे ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा। और जो एक बच्चा जो हर एक चीज़ सीख रहा है, समझ रहा है, डब्ल्यू इनफोर्स सब चीज़ सीख ली, लेकिन वो साइट वर्क, जो साइट पे इंजीनियर है उसके सामने आएगा तो उसके सामने उसकी कोई नॉलेज नहीं काम करेगी, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी अलग ही बात होती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप नोट्स में अभी स्किप कर दोगे, वो आपको बिल्कुल आप सीख लोगे, प्रैक्टिकली सीख लोगे। अभी इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन होना, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ अभी छोड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आँख बंद करके छोड़ सकते हो उसको, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीम डिज़ाइन के क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं हो सकते, और ऑब्जेक्टिव में ये पूछा नहीं जा सकता। अगर पूछा भी जाएगा तो वो छोड़ने के लिए ही आएगा क्वेश्चन। तो आपको आरसीसी के जसपाल सर के प्रिंटेबल नोट्स मैंने अपलोड करे हुए हैं, उनको आप देखना है। उसमें आपको मैं बता देता हूँ कौन से पेज पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आपको पेज नंबर 107 पे आना है। इसके अंदर जनरल गाइडलाइंस ऑफ बीम डिज़ाइन है। अब ये चीज़ मैं आपको पहले हैंडबुक से भी आपको कवर करा चुका हूँ, आप एक बार और पढ़ोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो गाइडलाइंस ऑफ जनरल बीम, इसके अंदर इफेक्टिव स्पैन आपको सीखना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में हम कैसे निकालते हैं,
कंटिन्यूस में कैसे निकालते हैं, कैंटिलीवर है तो कैसे निकालते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। 107 पेज नंबर, 108 पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 109 पे भी यही चीज़ सब चीज़ दे रखी है। 109 पेज पे आपको रेनफोर्समेंट कितनी कितनी प्रोवाइड करा सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, मिनिमम और मैक्सिमम वो देख लेना है आपको। वर्टिकल साइड रेनफोर्समेंट भी देखना है। ठीक है, ये आपको 110 पेज नंबर पे मिल जाएगा। मिनिमम नॉमिनल कवर आपको सीखना है कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जितनी पेजेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है और सीखने भी है। जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं थ्योरी में वो सब आपको पढ़ लेनी है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 111। बिल्कुल मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक याद कर लेनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये कौन पूछेगा, पूछ ली जाती है आराम से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और रीइंफोर्समेंट पढ़ लेना है। जितनी भी चीज़ें हैं 111 पेज नंबर पे पढ़नी है। डायग्राम वायग्राम सीखने की पूरी कोशिश करना। लोडिंग अरेंजमेंट है 112 पे बिल्कुल पढ़ना है, याद रखना है। लेटरल स्टेबिलिटी देखना है, समझना है, याद करना है। सिंपली सपोर्टेड में, कैंटिलीवर में, दोनों में ही। इफेक्ट ड्यू टू श्रिंकेज बिल्कुल याद करना है, 113 पेज नंबर पे है। डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज याद करना है, समझना है बिल्कुल। टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ये भी पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से, और इसकी जो कंडीशंस हैं वो याद रखने की कोशिश करनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब पेज नंबर जो 115 है उसके अंदर के वैल्यू, वैसे एल बाई डी जो होता है, एल बाई डी रेशो जो होता है, जैसे कैंटिलीवर में 7, सिंपली सपोर्टेड में 20 और जो आपके पास कंटिन्यूस होता है उसमें 26 होता है। लेकिन इसके अंदर हम K1, K2, K3, K4 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात ये होती है कि अगर K की वैल्यू मॉडिफाई होगी तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने एक चीज़ डिफ़ाइन की कि हमें इन दो सपोर्ट के बीच में बीम बनाना है, तो ये बीम की लेंथ तो हमने डिसाइड कर ली, लेकिन इसकी डेप्थ कितनी होगी, डिफ्लेक्शन ताकि ज़्यादा ना आए, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है L बाई डी इजगल टू 20 है। अगर हमने इसके बीच में लेंथ हमने डिसाइड कर दी तो हमारे पास डेप्थ कितनी होनी चाहिए, L बाई 20 इजगल टू डी। अगर हमने L डिसाइड कर दी अपनी, तो उसके हिसाब से हम 20 से डिवाइड करेंगे। मान लो हमारे पास जो L है वो 2 मीटर है, तो 2100, तो डेप्थ जो होगी एटलीस्ट 100 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब क्या किया कि अगर जैसे K1 की बात करते हैं, K1 तब लगता है अगर जो बीम का जो लेंथ है वो 10 मीटर से ज़्यादा आ जाती है। अगर बीम की लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा आ गई तो उस केस में सीधा ये यूज़ नहीं होगा। उस केस में हमें इस 20 की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। 20 की वैल्यू को कम करेंगे मतलब ये 20 की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब डेप्थ आएगी ज़्यादा। मतलब अगर 10 मीटर का बीम होता, सॉरी, अगर कम लेंथ का बीम होता तो हमारे पास जो डी की वैल्यू होती है वो सिंपल इससे गवर्न होती 20 से। लेकिन अगर जो 10 मीटर से ज़्यादा हमने बढ़ा दिया तो सिंपल इससे नहीं होगी, इसको हमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसकी डेप्थ को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम नॉर्मल केस देखते हैं, मानो हमने माना कि जैसे लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, तो 10,000 बाई 20 इजगल टू डी। ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में आ रही है 500 मिलीमीटर, तो डेप्थ हमारे पास 500 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर डेप्थ 10 मीटर है लेकिन 10 मीटर या 10 मीटर से ज़्यादा होगी तो हम सिंपल ये यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में हमें 10 बाई स्पेन से डिवाइड करना होगा। तो 10 मीटर के केस में तो 500 ही आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास स्पेन इससे ज़्यादा होगा, जैसे 12 मीटर हो गया, तो हमें डेप्थ जो होगी नॉर्मल केस से थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई देखनी पड़ेगी, मतलब यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि डिफ्लेक्शन ज़्यादा ना हो। सिंपल सी बात है, अगर जो लेंथ ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, तो हम उसके अंदर हमें डेप्थ ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ऐसे K1, K2, K3, K4 सबको एक बार देखना है। K1 ईजी है, K2 थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, समझ लेना, आसान है वैसे। K3 भी आसानी से समझ में आ जाएगा, तो K4 तो है ही ईजी। तो इन चारों को आप देख लोगे, पेज नंबर 116 पे 115 पे मिल जाएगा आपको। अब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देने हैं आपको, आप सीधा होगे 116। आपको अब क्वेश्चन नहीं करने हैं इसके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आप सीधा आओगे पेज नंबर 120 पे, वहाँ पे कुछ PYQ दे रखे हैं। ESC के PYQ हैं, SSC के PYQ हैं, LSM के हैं, WSM के भी हैं। तो ये घबराना नहीं है कि WSM तो पढ़ा ही नहीं, जो होगा क्वेश्चन होगा उसको सीख लेना। तो ये कर लेना आप, पेज नंबर 120 से 130 तक PYQ हैं, वो सब एक बार ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन साथ के साथ दे रखे हैं। तो ये आप RCC में पढ़ोगे आज, तो ये आप करना है। अब ये समझो कि आप सिर्फ ये पढ़ के आपने एक पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। यहीं आप इसके अंदर डबली भी सीखने की कोशिश करते तो, और इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते तो टाइम पूरा चला जाता। हाँ, थोड़ी नॉलेज ज़्यादा हो जाती लेकिन पेपर ना निकलता। तो इसलिए, और सीखना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं सीखना है। पहले सब चीज़ें कर लो, सिलेबस कवर कर लो अच्छा खासा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। उसके बाद करते रहना इसको, किसी ने रोका नहीं है आपको ये पढ़ने के लिए भी। अभी ये पढ़ लो, लेकिन प्रायोरिटी वाइज चलो।
तो एनवायरनमेंट में आपको चैप्टर 1 वाटर डिमांड और चैप्टर 2 क्वालिटी पैरामीटर, ये सिर्फ एसएससी जेई के पीवाईक्यू करने हैं, अगर कर रखे हैं तो वाईसीटी एई से कर लेना। और एफएम में आपको बायंसी एंड फ्लोटेशन एसएससी जेई के पीवाईक्यू करने हैं, ये कर रखे हैं तो वाईसीटी एई भी कर लेना। ये आपको सीधा सीधा आपको पीवाईक्यू से ही करना है। अगर कहीं ज़रूरत पड़े कॉन्सेप्ट्स की तो नोट्स से देख सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि नोट्स पूरा पढ़ोगे तो इसको अप्लाई करोगे। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन देखो, सीखने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट। सो ये है आज का टास्क। अब एक दो डाउट ले लेता हूँ मैं आपके। अभी स्पेशली मैं वही डाउट लूँगा जिनके आंसर जस्ट एक दो वर्ड में या एक दो सेंटेंस में दिए जा सकते हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरीज ले सकूँ। क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू क्वालिफाई मेंस एग्जामिनेशन विदाउट ज्वाइनिंग एनी टेस्ट सीरीज एंड कैन यू सजेस्ट मी हाउ टू डू सो। पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसका कुछ नहीं बता सकता कि कैसे हो सकता है। करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेने के लिए टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ेगी। आप पढ़ लेते हो चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, क्वेश्चन आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। लेकिन जब आपके सामने एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम पहली बात तो प्रेशर एक क्रिएट करता है दिमाग पे, तो दिमाग चलना थोड़ी सी एफिशिएंसी कम भी हो जाती है वहाँ पे। अब जैसे आपने जैसे एक एक मैं डाउट आपके साथ बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट को मेरे हुआ था। उसने ये पढ़ा कि जैसे डबली रिइंफोर्स बीम भी पढ़ते हैं तो उसमें एफ वाई डी यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आता है 0.9 एफ वाई डी। उसने सीख लिया कि जो हम स्ट्रेन के हिसाब से हमने स्ट्रेस निकाली वो 0.9 एफ वाई डी होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसने ये चीज़ सीखने के बाद अप्लाई करने की कोशिश की। अब ये डी जो था सबस्क्रिप्ट में था, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, डी को उसने डी मान के इसे 0.9 इसको 415 माना और इसको डी से मल्टीप्लाई किया। इससे देखा उसकी स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई। तो मतलब क्वेश्चन सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन अप्लाई किया उसने अभी घर पे। अगर ये चीज़ वो एग्ज़ाम में अप्लाई करता तो मतलब ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म बिल्कुल। सिंपल सी बात यह है कि अभी जो हम सीखते हैं जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे हमें नहीं पता कि हम एग्ज़ाम में कर पाएंगे नहीं। ये क्या होता है, एफ आई डी की वैल्यू होती है 0.87 एफ वाई, ये सबस्क्रिप्ट है, ये क्या कहते हैं, ये डी डेप्थ नहीं है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं, जीरो एफ आई डी को हम लिखते हैं 0.87 एफ आई, और फिर अगर 0.9 है तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम एफ एस सी की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद फिर इसको यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने जो सीखा है आप वो प्रेशर में कम टाइम में वो अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये कैसे पता चलेगा, ये टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। इसलिए मैं अभी से आपको बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट देने हैं आपको, जो मैं आपको, और अभी मैं स्टार्टिंग में आपको कोशिश करता हूँ कि आप पीवाईक्यू ही दो। पीवाईक्यू ही मैं आपको बताता हूँ, वो आप अप्लाई करते हो, वो आप एज अ एग्ज़ाम उसको अटैम्प्ट करते हो। उससे क्या होता है कि आपके पास एक एग्ज़ाम वाली सिचुएशन आती है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर आया है वही आप दे के देख रहे हो। अब मान लो अभी आपके 100 आ रहे हैं उसके अंदर, जो आपने एग्ज़ाम यहाँ पे अटैम्प्ट किया, तो अगर जो रियल में एग्ज़ाम आता तब भी या तो 100 होते या 100 से कम आते। अभी तो फिर भी आप कंफर्टेबल सिचुएशन में देख रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो वही पेपर आने वाला है। अगर जो उस पेपर में अभी आपके 100 आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है एग्ज़ाम में आपके 100 से ज़्यादा आ जाएंगे, एग्ज़ाम में 100 या 100 से कम ही आएंगे। तो आपको घर में वो टेस्ट दे दे के उसको 140 150 पे पहुंचाना है, ताकि रियल एग्ज़ाम में भी उतनी आए, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा टेस्ट सीरीज़ में और इसमें, ठीक है। इसलिए अभी से लेके चलो इस चीज़ को। और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार टेस्ट देने के लिए भी। एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है और इस टाइप की अगर जो आ जाए तो क्या करें इसका। तो पहली बात, मैंने वीडियो बना रखी है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें। पहला पॉइंट तो ये है, ये तब है कि अगर आपने ईगो पे ले लिया, आपको सॉल्व करना ही है इसको। दूसरी बात, आपको इस तरह से सिलेबस कवर करना है कि आपको ऐसे क्वेश्चन का मोहताज ना रहना पड़े। एसएससी जेई में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कम टाइम मिलता है, अगर आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, उलझने की कोशिश करोगे इन क्वेश्चन के साथ, तो टाइम काफ़ी चला जाएगा। टाइम की भी वैल्यू है वहाँ पे और आपकी नॉलेज की भी वैल्यू है, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। अगर आपने इस ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया तो मतलब आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आते होंगे वो छूट जाएंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं, घर में आपको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है कि मैं घर पे भले ही 5 मिनट लगा दूँ लेकिन मुझे सोल्व करना है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। कैलकुलेशन, टिपिकल कैलकुलेशन कैसे करें घर पे, ठीक है। अब जैसे ये है ये क्वेश्चन, अब इसको अगर जो मुझे करना हुआ तो पहली बात तो ऑप्शन चेकिंग से देखी जाएगी ये चीज़, ठीक है, कि ऑप्शन चेकिंग, ठीक है। तो मैं इसे कैसे करने की कोशिश करूँगा, 0.5 को लूँगा 1/2, ठीक है। 0.6 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। देखो हमें दिक्कत क्या होती है, हमें दिक्कत होती है क्यूब करने में दिक्कत नहीं होगी, की पावर 1/5 करने में दिक्कत होगी। तो 8 की पावर 1/5 इज इक्वल टू एक्स,
ठीक है। तो बस हम इसके अंदर सिंपल इतना कर सकते हैं कि पावर 5 कर दें दोनों साइड, तो 1/8 हो गया इजिकल टू x की पावर 5। अब 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है। अब मतलब ऑप्शन की पावर 5 करेंगे अगर जो हम, तो हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे ऑप्शन है 1 2 या फिर जो भी ऑप्शन हुआ, तो जैसे 1 ऑप्शन है, ठीक है, 1 आपने ऑप्शन लिया, 1 की पावर 5 किया तो क्या आया 1, तो 1 आंसर नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, 1 से अगर बड़ा होगा तो भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्रैक्शन से ज़्यादा चला जाएगा। तो अगर जो 1 से बड़ा 2 3 और पॉइंट समथिंग है तो ये वैसे ही कट कर दोगे। नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं, थोड़ी कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन इस तरह से आ जाए A B C D, 0.123 0.124 0.122 मतलब इस तरह से, तो उसके अंदर इस टाइप की चीज़ों में मत घुसना। अगर ऑप्शन इतने पास हैं तो छोड़ना ही है आपको। फिर आपके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर कुछ सोच लोगे, कॉमन सेंस निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं तो आप कर सकते हो, अगर बहुत दूर दूर नहीं है तो कॉमन सेंस लगाने की कोशिश मत करना। एक क्वेश्चन है कि जिसने YCT AE ली हुई है और उसको कर रहा है, तो क्या उसे SSC JEE PYQ लेने की ज़रूरत है क्या? और दूसरा मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ऐसा कहीं पढ़ा है, जो कि सही भी है, कि 10 बुक करने के अच्छा है कि एक बुक को 10 बार करो। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि SSC JEE का अगर जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई और किताब नहीं करना चाहते तो सबसे पहले तो उसी का PYQ करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो सबसे पहले उसका PYQ ही होगा। तो SSC JEE का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो SSC JEE की PYQ तो ख़रीदनी पड़ेगी। और आप लोग और मैं भी बहुत खुशनसीब थे कि IAS मास्टर ने इतनी बढ़िया बुक निकाली, ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे दे रखे हैं। तो उसको मिस मत करो, उस किताब को। आपको PDF मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे बिल्कुल फ्री में, उसको देखो। अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो यहाँ से फ्री में देख लो, लेकिन उस किताब को करो। पहला पॉइंट, जो किताब जो एग्ज़ाम देना है उसका PYQ करना है। दूसरी चीज़, YCT AE इम्पोर्टेंट क्यों है इतनी? मुझे तो लग रहा है वीडियो बनानी पड़ेगी इसके ऊपर अलग से। देखो, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीखा। अब कॉन्सेप्ट सीखने से क्या ज़रूरत, क्या है कॉन्सेप्ट सीखने की? आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आना है उसको, उससे आपको डील करना है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम देने गए, कोई आपने सीधा क्वेश्चन देखा और आप अपने कॉन्सेप्ट का यूज़ किया और आपने क्वेश्चन को क्या सोल्व, दूसरा क्वेश्चन सोल्व, तीसरा क्वेश्चन सोल्व, आप इस तरह से करना चाहते हो। ये क्या हुई? ये लक लक जैसी अप्रोच हुई, ठीक है, कि लक के ऊपर डिपेंड है कि आपने सही कॉन्सेप्ट लगाया नहीं लगाया, ठीक है। YCT AE क्या है? YCT AE वही सब पेपर है। आप इन कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने की जगह अपने एग्ज़ाम में आपने क्या किया? YCT AE किताब पे गए, कॉन्सेप्ट सीखा, YCT AE की किताब पे गए, आपने क्वेश्चन करने सोल्व किए, वहाँ पे हुए सही तो ठीक है, नहीं हुए तो आपने सीख लिया। सिंपल सी बात इतना है, ये एग्ज़ाम ही है। अगर आप यहाँ पे उसके क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो तो एग्ज़ाम में भी कर दोगे, लेकिन अगर जो आप यहाँ पे सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो एग्ज़ाम पे नहीं कर पाओगे। वहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 4 ऑप्शन में से सिर्फ A और B में फंस गए आप, दोनों सेम से लग रहे हैं, लेकिन अगर जो आपने किताब करी हुई है, आपको पता है आंसर क्या होता है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा टिक कर दोगे। कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, लेकिन फैक्ट की भी ज़रूरत है। इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये बहुत कॉमन कॉमन सा सवाल है कि बहुत लेट स्टार्ट किया है, अभी 20 टास्क से स्टार्ट किया है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो इस बात को समझो, टोटल 90 टास्क मिनिमम होने वाले हैं। अभी 20वां दिन है। इस 20 दिन में भी बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने इसको पूरा किया होगा, और मैं अभी भी दावे से कह रहा हूँ कि आधा भी टास्क आपने कंप्लीट कर लिया तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 20 दिन कुछ ऐसा नहीं है, ज़्यादा मेहनत करोगे चीज़ें हो जाएंगी। जो पहले दिन से कर रहा है 20वें दिन तक पहुंच गया, उसका तो होना ही है 100% सिलेक्शन, आगे तक गया वो। लेकिन जो 20 से स्टार्ट करेगा और फिर आगे भी मेहनत करेगा तो उसका भी हो जाएगा सिलेक्शन। जहाँ से शुरू करो, लेकिन फिर पीछे पीछे मत मुड़ के देखो, उसके बाद से पूरे सब कंप्लीट करो, और जब टाइम मिले तो पीछे वाले भी बैकलॉग्स को कंप्लीट करते रहो। वैसे मैं रिवीजन के लिए टास्क डालता रहता हूँ, आपका रिवीजन होता रहेगा। आपको ये चीज़ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने 10 दिन पहले पढ़ा था उसको मैं भूल ना जाऊँ, मैं करवा दूंगा वो चीज़ें। मेरा पहला एम यही रहेगा कि 45 दिन में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा दूँ, फिर आगे के 45 दिन मैं कुछ नया ज़्यादा देने की कोशिश नहीं करूँगा। उन 45 दिन मैं पिछले वाले जो 45 टास्क है उनको ही रिवाइज़ करवाता रहूँगा आपको, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और मेरी बिल्कुल मंशा ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है उनके लिए मैं हूँ, और अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, कोचिंग है तो कोचिंग का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है आप ये टास्क देखो, ये टास्क उनके लिए है जिनके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है,
ना रिसोर्सेज है, ना पैसा है, कुछ नहीं है, तो उनके लिए मैं हूँ। और जिनके पास रिसोर्सेज हैं तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, ये इनका पूरा करिकुलम ही इस तरह से मतलब बना होता है कि आपका सिलेक्शन हो वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ये टास्क कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख सकते हो, आप उनकी कोचिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली मेरा फोकस उन पे बच्चों पे है जिनके पास कोई गाइडेंस है ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।